हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों 10+2 और स्नातक दोनों के लिए भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आज मैं आपको टॉप 150 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीईटी की ये महामैराथन क्लास है दोस्तों, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बस आपको ये 150 के 50 प्रश्न है वो दोस्तों रटने हैं। और दोस्तों, इसमें यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में 7 टॉपिक है वो डाले गए हैं। नंबर 1 बजट निर्माण, नंबर 2 बैंकिंग, नंबर 3 लोक वित्त, नंबर 4 वस्तु एवं सेवा कर, नंबर 5 राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां, नंबर 6 राष्ट्रीय आय और नंबर 7 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। दोस्तों, इनसे संबंधित 150 प्रश्न है। इनमें आपको बीच बीच में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, तो आपको वहां पता लगेगा। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो दोस्तों वहां पे आपको सीईटी माह मैराथन के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, तो वहां पर जाकर आप वो और भी क्लासे है वो माह मैराथन की वो जरूर देखें। देखिए, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं बजट निर्माण। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक है बजट निर्माण। इससे संबंधित देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है बजट निर्माण से संबंधित। एक क्या तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए। एक क्या तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न करती है? तो दोस्तों वो करती है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सरकार के कुल राजस्व प्राप्ति और उस राजस्व प्राप्ति से अधिक सरकार द्वारा अगर व्यय किया जाता है, ठीक है, तो दोनों में जो अंतर होता है, ठीक है, कुछ प्राप्त हुआ और उससे ज्यादा व्यय कर दिया, तो इन दोनों में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, यहां पर अपना द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? बताइए। मैंने भी आपको बताया दोस्तों, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो वित्त की कमी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वित्त की कमी। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो स्थिति को बजटीय घाटा या वित्त की कमी कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है। देखिए, वुमन सुपरवाइजर एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, बजट में राजस्व घाटा होता है। दोस्तों, बजट में राजस्व घाटा होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको बताया था मैंने आपको दोस्तों, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया राजस्व घाटा वह होता है जो तब होता है जब सरकार का कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। ठीक है, तो ये होता है, ये तो मैंने अभी आपको बताया था। तो राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बजट चक्र का अंग नहीं है। बजट चक्र का अंग नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। बजट चक्र का अंग कौन सा नहीं है? बजट तैयार करना, बजट का निष्पादन करना, बजटरी मूल्यांकन। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों बजट चक्र के अंग है, लेकिन पुस्तकों का संधारण ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बजट प्रपत्र तथा प्रक्रिया की बाह्य ऑडिट किसके द्वारा की जाती है? बजट प्रपत्र तथा प्रक्रिया की बाह्य ऑडिट किसके द्वारा की जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा। देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, सेकंड ग्रेड टीचर में यह प्रश्न पूछा गया था 2022 में। देखिए, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? बताइए।
ये दोस्तों कौन से बजट में ये घोषणा की थी कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संघीय बजट है 2018-19 से। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, यदि बजट वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्वीकृत नहीं हो पाता तो सरकार व्ययों का प्रावधान करने हेतु विधानमंडल से किस प्रकार स्वीकृति लेती है, बताइए। यदि बजट वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्वीकृत नहीं हो पाता तो सरकार व्ययों का प्रावधान करने हेतु विधानमंडल से किस प्रकार स्वीकृति लेती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखानुदान द्वारा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग टॉपिक के अलग अलग प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अभी अपना पहला टॉपिक चल रहा है, कुछ टॉपिक है वो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है तो आपको समझ में कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप पढ़ते ही नहीं हो, आप तो पढ़ते हो लोक देवता, अकबर, महाराणा प्रताप, ये चित्रकला वगैरह ये पढ़ते हो। ये चीजें पढ़ने की होती है, ये चीजें ही अपने साथी लोगों से आपको आगे पहुंचाती है। ठीक है, ये आप सारे के सारे प्रश्न देख लोगे तो दोस्तों आपका इसमें भारतीय इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था में से आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, कुछ प्रश्न आपको अटपटे जरूर लगेंगे लेकिन बाकी और भी जीएसटी से संबंधित प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद करों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, बताइए। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद करों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं तो दोस्तों वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, बजट नियंत्रक अधिकारी होता है, बजट नियंत्रक अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य का बजट बनाने के लिए नोडल एजेंसी है, राज्य का बजट बनाने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो वो है दोस्तों वित्त विभाग। कौन सी है, वित्त विभाग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वित्त विभाग। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत होता है, कौन से अनुच्छेद के तहत है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 112 के तहत। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, बजट के संबंध में सत्य कथन है। दोस्तों बजट के संबंध में सत्य कथन है कौन सा है, देखिए यह सरकार के अनुमानित व्ययों व राजस्व के स्रोतों का समेकित वित्तीय विवरण है, बिल्कुल सही है। यह वित्तीय वर्ष से संबंधित है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकार प्रत्येक स्तर पर बजट तैयार करती है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बजट वर्ष होता है, बजट वर्ष होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 2 नंबर का ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों अपना दूसरा नंबर का टॉपिक आता है जिसका नाम है बैंकिंग। ठीक है, दूसरा नंबर का टॉपिक कौन सा है, बैंकिंग। तो दोस्तों इससे संबंधित देखिए पहला प्रश्न है, अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, बताइए कितने। दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि क्या अनुपात के आधार पर, दोस्तों बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उसको बोलते हैं आरक्षित नकद, आरक्षित नकद। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों ये क्या होता है आरक्षित नकद, तो दोस्तों यह मौद्रिक नीति का एक अस्त्र है। ठीक है, और दोस्तों ये इसको CRR बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, CRR। ये एक फंड होता है जो रिजर्व बैंक के पास जमा कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, SLR
का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। SLR का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों इसका विस्तारित रूप है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा नाम होता है। दोस्तों IFSC का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, तो ये IFSC कोड होता है ना ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आप बैंक की पासबुक देखोगे तो वहां पर दोस्तों ये कोड लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई? मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु कारोबार के लिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 में की गई। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड 2024 का ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। ठीक है, आप सभी को पता होगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से किन संस्थानों का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की तरह विनियमित किया जाता है? बताइए, निम्न में से किन संस्थानों का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की तरह विनियमित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें भारतीय निर्यात आयात बैंक बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आवास बैंक ये भी बिल्कुल सही है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और 5वां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 1, 2, 4 है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। इन संस्थाओं का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान की तरह विनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में उत्तर देना है। 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में है? द नंबर के ऑप्शन में सही उत्तर। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का पहला बैंक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना है वो दोस्तों 1770 में की गई थी। ठीक है, और ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा शुरू किया गया था ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जूनियर अकाउंटेंट में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों 2023 में। नेक्स्ट आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, RS प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? तो वो है सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, ये विकल्प सही नहीं है। बाकी उधार सीमा में परिवर्तन, साख राशनिंग, नैतिक दबाव ये तीनों सही है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना मात्रात्मक साख नियंत्रण में सम्मिलित है। ठीक है, चयनात्मक में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। और केंद्रीय बैंक साख सामान्यतः नियंत्रण के 2 उपकरणों का प्रयोग करता है। ठीक है, इसकी विधियां होती है दोस्तों परिणात्मक विधियां, गुणात्मक या चयनात्मक विधियां। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक, बताइए बैंक दर वह दर है जिस पर व्यापारिक बैंक दोस्तों केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं, केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बिना किसी सुरक्षा के वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग अपने पास तरल के रूप में रखना होता है, जिसमें नकद कोष तथा स्वीकृत प्रतिभूतियों
का समावेश होता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे तरल कोषानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल कोषानुपात। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में निम्न में से कौन सी संस्था वित्तीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? बताइए वो कौन सी संस्था है जो भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्यात साख गारंटी नियम, निर्यात साख गारंटी निगम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सेकंड ग्रेड 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा गया था। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है तो वो कौन सी है? तो वो है नाबार्ड। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए दूसरी बार 6 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दूसरी बार 6 राष्ट्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये किया गया था 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, जब बैंक अपने चालू खाते वाले ग्राहकों को ही उनकी जमा रकम से अधिक रुपया निकालने की अनुमति देता है तो इसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी कि अधिविकर्ष बोलते हैं इसको। ठीक है, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिविकर्ष। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स यानी कि बीईआई निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? बताइए दोस्तों सेकंड ग्रेड 2022 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा संगठन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने देश का प्रथम जीवन शैली व बैंकिंग सेवा प्लेटफॉर्म योनो शुरू किया है? बताइए यू ओनली नीड वन। बताइए योनो नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, एसबीआई योनो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? दोस्तों कंप्यूटर एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मुद्रास्फीति में मुद्रा की अत्यधिक मात्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है, यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की? दोस्तों यह परिभाषा है वो किसने प्रतिपादित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुलबर्न ने दोस्तों ये परिभाषा है वो प्रतिपादित की। ब नंबर ऑप्शन सही। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ब नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बताइए राजकोषीय नीति का कौन सा उपकरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों साख की उपलब्धता, ये नहीं है। बाकी बजट, कर, सार्वजनिक खर्चे तीनों है। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस एसआई में 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद पर नहीं है? जुलाई 2023 में पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न है, जुलाई 2023 के अनुसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन नहीं है? तो दोस्तों इसमें एस.सी. मुर्मू। ठीक है, एस.सी. मुर्मू नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों श्री स्वामीनाथन जे, श्री टी रविशंकर, श्री एम राजेश्वर राव, ठीक है, ये है दोस्तों गवर्नर के पद पर, डिप्टी गवर्नर के पद पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे श्री एस.सी. मुर्मू नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई? बताइए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एचडीएफसी, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2022 12th लेवल 5 फरवरी 2023 को यह प्रश्न है वो पूछा गया था। द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? बताइए
दोस्तों निम्न में से कौन सा औपचारिक स्रोत है, सॉरी औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? बताइए, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है, ऋण का स्रोत है? तो वो है दोस्तों साहूकार और व्यापारी दोनों, साहूकार और व्यापारी दोनों। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ग्रेड 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के नाम से स्थापित किया था। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये, दोस्तों आप सभी को पता है कि ये इंदिरा गांधी की 96वीं जयंती के अवसर पर भारतीय महिला बैंक का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2013 में। दोस्तों 2013 में ये बैंक खोला गया था। तो द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, भारतीय महिला बैंक मुंबई में खोला गया था दोस्तों ये। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और 1 अप्रैल 2017 को इसको भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, ये एक ही है दोस्तों नोडल एजेंसी। ठीक है, सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न पूछा गया है 8 जनवरी को। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन कौन से में? केवल 3, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे आरटीजीएस, दोस्तों आरटीजीएस यानी कि वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है 2004 में। यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना मैंने अभी आपको बताया दोस्तों 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना, 12 जुलाई 1982 को। वह नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है ग्रेजुएट लेवल में। आगे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न पर अपने को विचार करना है, उपरोक्त में से कौन से मौद्रिक नीति के घटक है? दोस्तों मौद्रिक नीति के घटक हैं वो कौन से हैं? देखिए एक तो है खुले बाजार की क्रियाएं और एक है बैंक दर। ये दोनों दोस्तों मौद्रिक नीति के घटक हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2022 ग्रेजुएट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? बताइए, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों बैंक दर। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बैंक दर। ठीक है, सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सचिव वित्त मंत्रालय के, सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। देखिए सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपना तीसरा नंबर का टॉपिक आता है जिसका नाम है लोकवित्त। ठीक है, तीसरा नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है लोकवित्त। तो दोस्तों इससे संबंधित देखिए लोकवित्त का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोकवित्त का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिकतम सामाजिक कल्याण। अधिकतम सामाजिक कल्याण ये लोकवित्त का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा लोकवित्त का उद्देश्य नहीं है? लोकवित्त का उद्देश्य नहीं है तो क्या है? नहीं है दोस्तों देखिए सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना ये लोकवित्त का उद्देश्य नहीं है। बाकी आर्थिक विषमताओं में कमी लाना, पूंजी के निर्माण में सहायता करना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा?
स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों, लोक वित्त का प्रमुख उद्देश्य जनता की बुनियादी जरूरतों का प्रबंधन करना है, जैसे कि भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए परोक्ष उपायों में शामिल है। परोक्ष उपायों में शामिल है, तो क्या शामिल है बताइए। तो दोस्तों देखिए, राजकोषीय नीति एवं मूल्य नीति, मौद्रिक नीति, तटकर नीति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। तो यहाँ पर है दोस्तों द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लोकवित्त का संबंध है। तो दोस्तों लोकवित्त का संबंध किससे है। तो दोस्तों लोकवित्त का जो संबंध है वो सार्वजनिक आय व्यय से है। सार्वजनिक आय व्यय से है, सॉरी सार्वजनिक आय व्यय से। यहाँ पर है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपना चौथा नंबर का चैप्टर आता है जिसका नाम है जीएसटी परिषद। ठीक है, तो दोस्तों जीएसटी परिषद से संबंधित है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, देखिए निम्नांकित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, यानी कि पब्लिक गुड नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, लेकिन कारें नहीं है दोस्तों। कारें है वो एक निजी वस्तु का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे उपयोग करने के लिए खरीदा जाना चाहिए। ठीक है, ये एक निजी वस्तु है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और ये जो सार्वजनिक सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, ये सार्वजनिक वस्तुएं हैं। वे वस्तुएं जो सामूहिक जरूरतों को पूरा करती है। ठीक है, जैसे सरकारी प्रशासन, सड़कें, सार्वजनिक उद्यान, प्रकाश स्तंभ, राष्ट्रीय रक्षा, ये। ठीक है, तो ये वस्तु लोक वस्तु है दोस्तों, ये यानी कि पब्लिक गुड है, लेकिन कारें नहीं है। तो यहाँ पर स नंबर ऑप्शन सही। आरएएस प्री एग्जाम 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है किससे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों देखिए वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और 1 जुलाई 2018 को जीएसटी लागू किए जाने का 1 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार ने इसे जीएसटी दिवस के रूप में मनाया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 101वें संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिली। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी को स्वीकृति कब मिली, तो 8 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर दोस्तों 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति है वो दोस्तों मिली। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। और ये लागू कब से हुआ, तो दोस्तों 8 सितंबर को तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और फिर दोस्तों ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रावधान है, वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 279 ए में, अनुच्छेद 279 ए में। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, जीएसटी के तहत माल और सेवाओं पर कौन सी दर निर्धारित नहीं की गई है। जीएसटी के तहत माल और सेवाओं पर कौन सी दर निर्धारित नहीं की गई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 22% दर है वो निर्धारित नहीं की गई है। 5 की गई है, 12 की गई है, 28 की गई है। ठीक है, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, ये दर निर्धारित की गई है, 22 कोई भी दर निर्धारित नहीं की गई। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जो लागू किया गया था, वस्तु एवं सेवा कर जो लागू किया गया था, तो दोस्तों ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, कब, 1 जुलाई 2017 को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए माल और सेवा कर नेटवर्क, यानी कि
GSTN, ठीक है, माल और सेवा कर नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बिल्कुल सही है। यह एक गैर लाभ कंपनी है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है। ये दोस्तों GSTN से संबंधित है, ये दोनों के दोनों कथन है वो बिल्कुल सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही है। CET 2022 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारत की GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वो होता है कौन? वित्त मंत्री। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है GST से संबंधित है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। देखिए 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम माल एवं सेवा कर से संबंधित है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, ये प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए, GST क्या है? बताइए दोस्तों, GST क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत की GST परिषद का अध्यक्ष अभी बताया मैंने आपको दोस्तों कौन होता है? वित्त मंत्री। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन सही। देखिए ग्राम सेवक 2016 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, किसे GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंदर रखा गया है? बताइए किसे GST के दायरे के अंदर रखा गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मानवीय उपभोग के लिए शराब GST में नहीं आती दोस्तों, विद्युत भी GST में नहीं आती, और पेट्रोलियम भी उत्पाद है वो GST में नहीं आते, घी GST में आता है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये बिजली, पेट्रोल और ये मानव उपभोग के लिए जो शराब है ये GST के दर से बाहर रखा गया है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए RAS एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारत की GST परिषद का अध्यक्ष है, भारत की GST परिषद का अध्यक्ष है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वित्त मंत्री होता है। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना 5वां नंबर का चैप्टर है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित अपन प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो फटाफट जाके क्लास को लाइक करके आइए, फटाफट जल्दी कीजिए दोस्तों, क्योंकि काफी संख्या में लोग हैं वो दोस्तों क्लासें अपनी देखते हैं, और ऐसी क्रीम चीज आपको बाकी और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहे कितने भी यूट्यूब चैनल के ऊपर नजर मिला के देख लीजिए, लेकिन ऐसी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी जिसमें आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, साथ में आपको ये पता चल रहा है कि कौन सी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे और वहां क्लासें देखिए और मजे लीजिए। ठीक है, लाइक नहीं किया कर दीजिए फटाफट। देखिए पहला प्रश्न, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रिचई स्टोन को, रिचई स्टोन को। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक कहा जाता है। सुपरवाइजर वुमेन एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वह नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान किस विधि के आधार पर तैयार किए जाते हैं? भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान किस विधि के आधार पर तैयार किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उत्पाद विधि और आय विधि दोनों के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो दोस्तों NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा तैयार किया जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय का 2 अनुमान विधियां हैं। ठीक है, एक उत्पाद विधि और एक आय विधि।
6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अधिक होती है क्योंकि, बताइए, स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अधिक होती है क्योंकि, क्योंकि दोस्तों कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक है। कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक है। तो यहाँ पर अपना बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रीय आय समंको का आकलन है वो किया जाता है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ। ठीक है, तो यहाँ पर अपना द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। एक होता है एनएसओ और एक होता है सीएसओ। एनएसओ होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, और सीएसओ होता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ये भी आपको याद रखना है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र की प्रमुखता है? भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र की प्रमुखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सेवा क्षेत्र की। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सेवा क्षेत्र की। आगे देखिए, यदि किसी देश में राष्ट्रीय आय स्थिर हो तथा उसकी जनसंख्या बढ़ रही हो तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो दोस्तों कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रति व्यक्ति आय घटेगी। प्रति व्यक्ति आय घटेगी। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि भाई आय है तो वो तो स्थिर है और जनसंख्या है वो बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय तो घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु आधार वर्ष लिया जाता है। बताइए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु आधार वर्ष लिया जाता है तो दोस्तों वो स्थिर कीमतों पर लिया जाता है 2011-12। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों, राष्ट्रीय आय होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ये होती है दोस्तों राष्ट्रीय आय। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए, नवीन आर्थिक नीति 1991 में निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा है। बिल्कुल सही है। विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। दोस्तों बिल्कुल सही है। तो ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए, ये सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ए और बी दोनों गलत है। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है। हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? बताइए दोस्तों, हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है इसमें सेवा क्षेत्र का। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस। ठीक है, कंप्यूटर एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सीएसओ का वार्षिक प्रकाशन है? सीएसओ का वार्षिक प्रकाशन कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, भारत का सांख्यिकीय एब्स्ट्रैक्ट, राष्ट्रीय आय का आकलन, तो दोस्तों दोनों ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है? राष्ट्रीय आय का आकलन
की जिम्मेदारी है वो किसकी है? तो दोस्तों वो है सीएसओ की। ठीक है, सीएसओ। तो यहाँ पर है दोस्तों ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, आनुपातिक कराधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सही नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह समानता पूर्वक नहीं होता है, बिल्कुल सही है। यह प्रगतिशील कर की तुलना में कम लोचदार होता है, बिल्कुल सही है। इसका संपत्ति विवरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति की कर देय क्षमता पर आधारित है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये अनुपातिक कराधान के संदर्भ में सही कथन नहीं है, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, सही अभिव्यक्ति है। दोस्तों सही अभिव्यक्ति है, बताइए। तो इसका जो देखिए थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सही अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत विधि से। निर्गत विधि से, यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये सीईटी 2022 में ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा निर्गत विधि। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न, निम्न में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है खाद्य प्रसंस्करण। ये दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है, कटाई, वृक्षों की वानिकी, मत्स्यन, ये तीनों है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, जीएसटी पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है? बताइए। देखिए सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए यह 16 अंकों एवं अक्षरों का कोड होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जीएसटी 3 नंबर होता है और इसमें देखिए इसमें प्रथम 2 अंक राज्य का कोड होता है, बिल्कुल सही है। यह एक 15 अंक व अक्षरों का कोड है, बिल्कुल सही है। इसमें व्यक्ति या व्यवसाय के पैन कार्ड नंबर समाहित होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए 16 अंक नहीं, यहाँ पे 15 अंक होते हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? संपत्ति कर पेश किया गया था दोस्तों ये 1957 में पेश किया गया था दोस्तों, ये संपत्ति कर। ठीक है, यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? बताइए, भारत में कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? तो वो है दोस्तों बिहार। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बताइए, कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों इसमें देखिए लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स, ये दोनों दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी कस्टम शुल्क और स्टाम्प शुल्क ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आते। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 और 4। कूट भाषा में उत्तर दें तो अपना द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? दोस्तों प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उपरोक्त सभी। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आयकर, निगम कर और उपहार कर, ये तीनों दोस्तों प्रत्यक्ष कर हैं। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है तो दोस्तों ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा यानी कि CSO द्वारा। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रत्येक महीने 4 अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का निर्माण किया जा रहा है। श्रम ब्यूरो शिमला निम्नलिखित में से किसको छोड़कर उसमें से 3 का निर्माण करता है और उनको जारी करता है? बताइए कौन करता है ये उनका निर्माण और जारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसको छोड़कर उनमें से 3 का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रामीण और शहरी को छोड़कर अन्य तीनों का निर्माण करता है दोस्तों। यहाँ पर N नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2022 में पूछा गया प्रश्न है पुलिस में। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चयनित वस्तु एवं सेवा के खुदरा मूल्यों के समानांतर स्तर में समय के साथ परिवर्तनों को मापने के लिए निर्मित किया गया है, जिसे परिवार उपभोग के उद्देश्य से खरीदते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको CPI बोलते हैं। N नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण दोस्तों देखिए GST नहीं है, ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रत्यक्ष कर निगम कर, संपत्ति कर और आयकर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? बताइए व्यक्ति का आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाता है? तो दोस्तों हस्तांतरण भुगतान जोड़ा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हस्तांतरण भुगतान। आगे देखिए निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? बताइए किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस SI में ये प्रश्न है वो पूछा गया था 2021 में। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? तो कौन सा एक मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है घाटे की वित्त व्यवस्था, ये मुद्रास्फीति का कारण नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पुलिस SI में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगर आप ये सारे के सारे प्रश्न देख लेते हो तो अर्थव्यवस्था में से आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? तो राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या कौन सी नहीं है? तो वो है दोस्तों व्यक्तियों की आय में अंतर, व्यक्तियों की आय में अंतर। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, पुलिस SI में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है तो वो है दोस्तों मार्जिन आवश्यकताएं। क्या है? मार्जिन आवश्यकताएं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए पुलिस SI में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता है, ये दादा भाई नौरोजी को किया गया है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दादा भाई नौरोजी को। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन व बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में निम्न राशि का अंतर होता है। बताइए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन व बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में निम्न राशि का अंतर होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? बताइए कौन सी इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बड़े पैमाने पर गैर ऋण उत्पन्न करता पूंजी प्रवाह है। ठीक है, यह बड़े पैमाने पर गैर ऋण उत्पन्न करता पूंजी प्रवाह है। ठीक है, यह इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में।
तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है? बताइए, विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है कौन सा समूह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई और एसडीआर की दोस्तों स्वर्ण होल्डिंग्स, ठीक है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई और एसडीआर की स्वर्ण होल्डिंग्स। तो यहाँ पर अपना ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं है। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुदान इसमें सम्मिलित नहीं है। ब नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान के अनुसार संसाधनों के केंद्र एवं राज्यों में वितरण के लिए जिम्मेदार है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है वित्त आयोग। तो यहाँ पर स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वित्त आयोग। आगे देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो दोस्तों ये सीएसओ द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक है, स नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है वो दोस्तों मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1992 में। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1992 में। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय प्राय कहलाती है, राष्ट्रीय आय प्राय कहलाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें साधन लागत पर एनएनपी, साधन लागत पर एमएनएनपी। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति, ये अपना क्या है टॉपिक है 6 नंबर का, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो राजकोषीय नीति दोस्तों वित्त मंत्रालय तैयार करता है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य किसको बनाए रखना होता है? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य किसको बनाए रखना होता है? तो दोस्तों मूल्य स्थिरता को, मूल्य स्थिरता को। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो दोस्तों कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता, कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बताइए, कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ब्याज दर नहीं है। दोस्तों आरएसपी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध, सकल राजकोषीय घाटा बराबर है शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार, ये सकल राजकोषीय घाटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। बताइए, मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों विदेशों से ऋणों की व्यवस्था करना, विदेशों से ऋणों की व्यवस्था करना, ये दोस्तों मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है, सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए। तो वो है राजकोषीय नीति। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजकोषीय नीति। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा का विमुद्रीकरण यानी कि पुरानी मुद्रा को रद्द कर नई मुद्रा प्रचलित करना तब किया जाता है। दोस्तों मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अत्यधिक मुद्रा स्फीति में, अत्यधिक मुद्रा स्फीति में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बैंक दर या बट्टा दर होती है, बैंक दर या बट्टा दर होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों द्वारा बट्टा किए गए बिलों की पुनर्कटौती पर वसूल की गई ब्याज दर, ये होती है दोस्तों बैंक दर या बट्टा दर। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, जब बाजार में किसी वस्तु के भाव अनावश्यक रूप से बढ़ रहे हैं तो रिजर्व बैंक उन पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या करेगा? बताइए दोस्तों, जब बाजार में किसी वस्तु के भाव अनावश्यक रूप से बढ़ रहे हो तो रिजर्व बैंक उन पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या करेगा? तो दोस्तों ये करेगा चयनात्मक साख नियंत्रण उपाय के तहत उस वस्तु पर दिए जाने वाले ऋणों के मार्जिन अनुपात को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौद्रिक नीति के उपकरण है। बताइए दोस्तों, मौद्रिक नीति के उपकरण है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बैंक दर में परिवर्तन, नकद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन, सांविधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना, कीमत स्थिरता सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों सही है। आगे देखिए, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बजट व्यय माइनस उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियां। तो यहाँ पर ये राजकोषीय घाटा है, शुरू में बताया था मैंने आपको। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? बैंक दर किसके द्वारा तय की जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रेपो दर से आप क्या समझते हैं? बताइए रेपो दर से आप क्या समझते हैं? दोस्तों रेपो दर से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है, रेपो दर का मतलब वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अपना 7वां नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वित्त मंत्रालय। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, 2 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? बताइए कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपभोक्ता की स्वतंत्रता की कमी। उपभोक्ता की स्वतंत्रता की कमी, ये दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको इसमें असत्य कथन है वो बता देता हूं। देखिए ऐसे असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों इसमें, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। बाकी इसमें सारे के सारे हैं वो इसमें सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। असंगठित क्षेत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? तो दोस्तों देखिए, इसकी एक निश्चित प्रक्रिया व कार्यविधि है। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया व कार्यविधि है, तो ये असंगठित क्षेत्र की विशेषता है नहीं है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, पहला ही। आगे देखिए, जो गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती है वे शामिल की जाती है। तो दोस्तों वे शामिल की जाती है किसमें? तो ये तृतीयक क्षेत्र में शामिल की जाती है, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? दोस्तों निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों,
कृषि क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कृषि क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, ये कथन है वो गलत है। ये उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें असत्य कथन है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित 7 टॉपिकों से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। कैसे लगे प्रश्न कमेंट में जरूर बताएं, और हरत्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक है और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।